हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएनटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो होने जा रही है हमारी केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट या हिस्टोपैथोलॉजी इक्विपमेंट अपन बोल सकते हैं, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अलग अलग टाइप्स के इक्विपमेंट ग्लासवेयर्स यूज होते हैं। और उन सभी इक्विपमेंट्स का जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं या स्टेनिंग वगैरह करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, जैसे स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है तो फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो उन प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारी स्टेप यूज होती है और हर एक स्टेप के अंदर अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारी लैब के अंदर यूज होते हैं, और जिनकी हेल्प से हम इजीली टिश्यू की प्रोसेसिंग कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। तो हर एक स्टेप के अंदर अलग अलग टाइप का इक्विपमेंट यूज होगा। उन्हीं सारे इक्विपमेंट के बारे में हम इस क्लास के अंदर डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो होते हैं सारे केयर एंड मेंटेनेंस की जाती है उन सारे इक्विपमेंट्स की। तो जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट यूज होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस जब भी किया जाता है तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमारे पास स्पेसिमेन जो आते हैं, स्पेसिमेन के अंदर हमारे बायोप्सी देखने को मिल सकती है हमें, स्मॉल बायोप्सी, या जो होल ऑर्गन्स जो आते हैं, होल ऑर्गन्स जैसे कि सर्जिकल बायोप्सी जितनी भी होती है, सर्जिकल बायोप्सी उनके अंदर जो इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होता है, इन्फेक्टेड ऑर्गन्स को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। इन्फेक्टेड ऑर्गन्स को कट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसका पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाता है। पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लार्ज ऑर्गन्स आता है हमारे पास, जैसे कि ऑटोप्सी होती है, पोस्टमार्टम होता है ना, तो उसके अंदर ऑटोप्सी की जाती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से, जैसे किसी व्यक्ति ने टॉक्सिक इंजेस्ट कर लिया, जहर खा लिया उसने, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं असर जो होगा उस टॉक्सिक का हमें देखने को मिलेगा। इसी कंडीशन में उसके जो लीवर है, स्टमक है, तो इन्फेक्टेड ऑर्गन को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको पूरा स्पेसिमेन जो रहता है वो उसको पैथोलॉजिकल लैब में ट्रांसफर किया जाता है। वहां उस ऑर्गन का स्मॉल पीसेस के अंदर जो होता है कट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया लीवर, कोई हाईली एल्कोहलिक कंज्यूम पेशेंट था जो डेली बेसिस पे एल्कोहल को इंजेस्ट करता था, फिर उसने टॉक्सिक इंजेस्ट कर लिया। जैसे ही टॉक्सिक इंजेस्ट कर लिया तो इसी कंडीशंस में वो टॉक्सिक उसके लीवर के ऊपर इफेक्ट करेगा, और जैसे ही उसका पोस्टमार्टम होगा तो इसी कंडीशन में उसका लीवर जो होगा काट के बाहर निकाला जाएगा, फिर उसका पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस किया जाएगा। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा होल ऑर्गन आता है। होल ऑर्गन जो होता है, लीवर पूरा का पूरा हमारा एज ए स्पेसिमेन हमारी लैब के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर। जैसे ही ये स्पेसिमेन हमारे पास आया तो फिर इस स्पेसिमेन का क्या किया जाएगा, ग्रोस एग्जामिनेशन किया जाएगा। ग्रोस एग्जामिनेशन इसका किया जाता है। देन फिर इसको फिक्स्ड किया जाता है, फिक्सेशन की प्रोसेस की जाती है, फिक्स किया जाता है। फिक्सेशन जैसे उसका कंप्लीट हुआ तो फिर इसका आगे टिश्यू प्रोसेसिंग की जाती है। टिश्यू प्रोसेसिंग जिसके अंदर इसको स्मॉल पीसेस के अंदर कट किया जाएगा माइक्रोटोमी की हेल्प से। माइक्रोटोमी की जाएगी इस लीवर की, जिसके अंदर हम इस लार्ज ऑर्गन को स्मॉल पीसेस के अंदर कट करेंगे। जैसे स्मॉल पीस के अंदर कट किया गया तो इसका बिल्कुल माइक्रोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं, सेक्शन जो होता है उसका कट किया जाता है। लीवर को हम कितना 1 to 16 माइक्रोन तक की थिकनेस के बेस पे हमारा माइक्रोटोम जो होता है कट कर सकता है। इस लार्ज ऑर्गन को 16 माइक्रोन की थिकनेस तक हम इजीली कट कर सकते हैं। इतनी थिकनेस तक या इतना थिनर्स हम इसको कर सकते हैं। स्मॉल पीसेस के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको काटा जाएगा। जैसे इसका कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया, देन फिर इसका जो होगा स्मीयर बनाया जाएगा स्लाइड के ऊपर।
जो हमारी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होती है उस स्लाइड के ऊपर फिर इस टिश्यू सेक्शन को अटैच किया जाता है, देन फिर इसका माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो हमारा जो लीवर था इन्फेक्टेड पेशेंट का, जो हमारे पास बायोप्सी आई थी, ऑर्गन्स आया था लीवर, उस लीवर को हमने स्मॉल पीसेस के अंदर कट किया, देन उसको स्टेन किया, फिर उसका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया। तो माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन जब भी हम करेंगे तो फिर हमें अलग अलग टाइप की सेल्स जो होगी उस स्पेसिमेन के अंदर देखने को मिलेगी, और उसकी हेल्प से हम इजीली जो इन्फेक्शन होता है या जो टॉक्सिक इंजेस्ट किया है पेशेंट ने, उस टॉक्सिक को इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन सारी प्रोसेस के अंदर हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है, और हर एक इक्विपमेंट्स अलग अलग टाइप से काम करता है। सभी इक्विपमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं हम माइक्रोस्कोप, देन फिर हम माइक्रोटोम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गन जो है, सॉरी, सबसे पहला इक्विपमेंट जो है हमारा, वो है हमारा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप जो यूज होता है हमारी लैब के अंदर, एक होता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, जो आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज होता है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप भी यूज होता है, और एक लाइट माइक्रोस्कोप यूज होता है। ये आपको जो दिख रहा है ये लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम मोनोकुलर और बाइनोकुलर जो होता है, उन माइक्रोस्कोप का यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए माइक्रोस्कोप जो है, जो लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना, इसके अंदर भी ये अलग अलग टाइप की आईपीस जो होगी उसके बेस पे उसको क्लासिफाइड किया गया है। ये आपका बाइनोकुलर है। बाइनोकुलर मतलब इसके अंदर डबल आईपीस है। वैसे ही एक माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर ट्रिपल आईपीस अपन जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे एक और आईपीस होती है, उसको बोला जाता है टाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। उसी ट्रिपल आईपीस से हम जो होता है हमारा एलईडी जिससे हम अटैच्ड करते हैं, देन फिर हमें जो स्मेयर होगा यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जो ऑब्जर्व हो रहा है वो पूरा स्लाइड पे दिख जाता है। जो एलईडी लगी हुई होती है उससे हम देख सकते हैं इजीली। तो टाइनोकुलर माइक्रोस्कोप भी आपका हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं वो होता है आपका माइनोकुलर और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। मोनोकुलर जो होता है सिंगल आईपीस वाला जिसको हम बोल सकते हैं, तो उस आईपीस वाले माइक्रोस्कोप को बोला जाता है मोनोकुलर माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर एक ही आईपीस हो। ये यहाँ आईपीस है, आईपीस हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये होता है आईपीस। आईपीस के बेस पे लाइट माइक्रोस्कोप को क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग स्टेजेस में। एक होता है मोनोकुलर, एक होता है बाइनोकुलर, और एक होता है टाइनोकुलर। तो मोनोकुलर और बाइनोकुलर जो माइक्रोस्कोप होता है आपका हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है ये माइक्रोस्कोप के, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको बोलते हैं अपन। 10x 14x और 100x जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ रहते हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव लेंस के बेस पे हम जो होता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्ट उसको बोला जाता है कोई भी स्पेसिमेन जो आपकी स्लाइड के ऊपर है उसको अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का जो काम करते हैं या दिखाने का जो काम करते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आईपीस होती है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये होती है आपकी मैकेनिकल स्टेज। इसको क्या बोला जाता है? मैकेनिकल स्टेज बोला जाता है, जहाँ पे हम किसी भी स्लाइड को रखते हैं। ये स्टेज कवर होता है जिसकी हेल्प से हम स्लाइड कवर जिसको बोल सकते हैं, यहाँ से स्लाइड की कवरिंग करता है। फिर यहाँ से फाइन एडजस्टमेंट होता है, कोर्स एडजस्टमेंट होता है, ये आपका बेस होता है। तो ये सारे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स होते हैं। जब भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो इसकी केयर एंड मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमें जो रहता है क्लीन करना ज़रूरी है। डेली बेसिस पे माइक्रोस्कोप को क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जो होते हैं, आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन सेप का यूज़ कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हमें इजीली क्लीन करना है इसको डेली बेसिस पे। हमारा आईपीस लेंस सब कुछ क्लीन होना ज़रूरी है। पूरा माइक्रोस्कोप डेली बेसिस पे क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है।
किसी भी टाइप का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, एरर्स नहीं आना चाहिए जब भी हम ऑब्जेक्टों को ऑब्जर्व करते हैं उस टाइम पे। देन ये उसका आर्म होता है, जब भी हम माइक्रोस्कोप को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो आर्म एरिया, एक हाथ आपका आर्म के वहां होना चाहिए, एक हाथ आपका बेस के यहाँ होना चाहिए। देन माइक्रोस्कोप को फिर हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप का केयर एंड मेंटेनेंस जो है, इसके लिए क्लियरिंग सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत सारे, उनका भी यूज किया जाता है, उनकी हेल्प से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का बेस बोला जाता है माइक्रोस्कोप का, क्योंकि कोई भी हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है तो विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं हो पाता है। तो माइक्रोस्कोप बिल्कुल प्रिंसिपल जो इक्विपमेंट अपन इसको बोल सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। फिर आता है आपका माइक्रोटोम। माइक्रोटोम ये अगला इक्विपमेंट है। माइक्रोटोम का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और टोम का मतलब होता है कट करना। ठीक है, तो माइक्रोटोम जो है वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके टिश्यू सेक्शन जो होता है, टिश्यू सेक्शन, उसको कट करने के लिए यूज होता है। और माइक्रोटोम के अंदर अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम्स हमारे यहाँ देखने को मिल सकते हैं। रोटेटरी माइक्रोटोम होता है, ये आपका हैंड रोटेटरी माइक्रोटोम है। माइक्रोटोम का जो एम होता है वो होता है कि टिश्यू सेक्शन जो होता है आपका, पैराफिनाइज्ड टिश्यू सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, पैराफिनाइज्ड टिश्यू सेक्शन जो रहता है, उस टिश्यू सेक्शन को बिल्कुल स्मॉलर लेवल या स्मॉल साइज के अंदर कट करने का काम करता है, या थिन सेक्शन जो होता है, थिनर सेक्शन करने का काम। किसी भी सेक्शन को कट करना, टिश्यू सेक्शन को स्मॉल पीसेस के अंदर कट करने का काम आपका माइक्रोटोम करता है। और ये आपका 1 माइक्रोन से लेकर 16 माइक्रोन तक की थिकनेस के अंदर या इस स्मॉल साइज के अंदर कट करने का काम करता है। स्मॉल साइज के अंदर, इतनी स्मॉलेस्ट साइज के अंदर ये इजीली कट कर सकता है किसी भी ऑर्गन्स को, या किसी भी लार्ज ऑर्गन जो बॉडी से कलेक्ट किया गया है एज ए स्पेसिमेन की फॉर्म में, तो उस स्पेसिमेन को स्मॉल पीसेस के अंदर या छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट करने का जो काम करता है वो होता है आपका माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम जो रहता है इसके अंदर जो होते हैं नीव्स यूज होती है, जिनको अपन माइक्रोटोम नीव्स बोलते हैं। अब ये नीव्स जो होती है, ये न्यूज़ काटने का काम करती है। इस न्यूज़ के अंदर अलग अलग टाइप की आती है माइक्रोटोम न्यूज़ जिसको हम बोला जाता है। तो इन न्यूज़ की शार्पिंग करना ज़रूरी होती है। तो न्यूज़ शार्पिंग, ऑटोमेटेड शार्पर आते हैं जो न्यूज़ को शार्प करने का काम करती है। न्यूज़ जो रहती है माइक्रोटोम न्यूज़ वही कट करने का काम करती है। माइक्रोटोम जिसकी हेल्प से कट कर रहा है उस कटिंग पार्ट को बोला जाता है माइक्रोटोम न्यूज़। ठीक है, क्या बोला जाता है? माइक्रोटोम नीव्स होती है माइक्रोटोम के अंदर। वहीं से आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है वो कट होता है। यहाँ से हम साइज सेटअप कर सकते हैं माइक्रोटोम के अंदर। यहाँ से साइज सेटअप होता है, कितने साइज का आपको टिश्यू सेक्शन कट करना है, तो साइज यहाँ से सेटअप होता है। ये हैंड रोटेटर है, यहाँ से रोटेट होता है, रोटेटर बोला जाता है उसको, हैंड रोटेटर। तो यहाँ से हम इसको जो माइक्रोटोम होता है उसको रोटेट किया जाता है। देन हमारा जो टिश्यू सेक्शन जो होता है इजीली हमें यहाँ पे कट के फॉर्म में मिल जाता है। और इस कट टिश्यू सेक्शन को हम इजीली स्लाइड के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ये आपकी स्लाइड है, इसके ऊपर आप इजीली इस टिश्यू सेक्शन को प्लेस कर सकते हैं। देन फिर हमें स्लाइड के ऊपर जो इंडिकेशन नंबर होता है या आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो रहता है आपका वो लिखना रहता है। यहाँ से जो हार्ड पेंसिल्स होती है, परमानेंट पेंसिल या परमानेंट मार्कर की हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका टिश्यू सेक्शन कट हो जाता है। देन फिर हमें टिश्यू सेक्शन को स्लाइड पे प्लेस करना होता है, कट टिश्यू सेक्शन को। देन फिर इसका आगे टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है वो की जाती है। अगला इंस्ट्रूमेंट है आपका पैराफिन वैक्स बाथ जिसको हम बोला जाता है। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लाइड वार्मर के बारे में। पैराफिन वैक्स बाथ जो होता है, जैसे कि हमारा वाटर बाथ होता है, वाटर बाथ जैसा ही आपका पैराफिन वैक्स बाथ होता है।
अब पैराफिन वैक्स बात के अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इसके अंदर भी सेटअप किया जाता है। अब यहाँ जो स्पेसिफिक टेम्परेचर हम सेट करते हैं वो टेम्परेचर होता है आपका 51 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 51 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यहाँ पे पैराफिन वैक्स बात का हम सेटअप करते हैं। इस पैराफिन वैक्स बात के अंदर हम क्या करते हैं, जो पैराफिनाइज्ड टिश्यू सेक्शन होता है उसको रिबन से अटैच्ड किया जाता है, और उस रिबन को अगर अपने को बाहर निकालना होता है, पैराफिनाइज्ड पैराफिनाइज्ड टिश्यू सेक्शन जो रहता है आपका, उस टिश्यू सेक्शन को जब उसके अंदर से नॉन एडिशनल मटेरियल जो होते हैं, उन नॉन एडिशनल मटेरियल को अगर बाहर निकालना होता है या रिबन जो रहता है उसको बाहर निकालना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पैराफिन वैक्स बाथ का यूज करते हैं। और ये पैराफिन वैक्स बाथ जो रहता है आपका हीटिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। पैराफिनाइज्ड टिश्यू सेक्शन जो आपने स्लाइड के ऊपर प्लेस कर रखा है, ये पैराफिनाइज्ड टिश्यू सेक्शन है। पैराफिनाइज्ड टिश्यू सेक्शन, इस टिश्यू सेक्शन से अननेसेसरी मटेरियल जितने भी होंगे उनको रिमूव करने का काम या उनको हटाने का जो काम करता है वो होता है आपका पैराफिन वैक्स बाथ। फिर आपका अगला आता है इक्विपमेंट, वो रहता है आपका स्लाइड वार्मर। स्लाइड वार्मर जो होता है, जैसे ही हमारी स्लाइडें यूज होती है, अलग अलग टाइप का स्लाइड आपने बना रखा है ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर। तो ये सारी स्लाइडें हैं, हमारी स्लाइड के ऊपर हमने क्या कर रखा है, टिश्यू सेक्शन जो है, इस टिश्यू सेक्शन को यहाँ अटैच्ड कर रखा है। अब स्लाइड वार्मर जो होगा, ये स्लाइड वार्मर जो रहता है इसके अंदर भी ये ऐसा इक्विपमेंट है जिसके हेल्प से हम इजीली स्लाइड जो रहती है स्लाइड को हीटिंग करने का काम करता है आपका। स्लाइड वार्मर जो होता है स्लाइड को हीट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये आपका जो स्लाइड है उसको हीट प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही स्लाइड को हीटिंग स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड हो जाती है ना, स्पेसिफिक हीट जैसे ही प्रोवाइड होगी टिश्यू सेक्शन को, तो ऐसी कंडीशंस में टिश्यू सेक्शन जो होता है उसकी पावर जो होती है वो इनहेंस्ड हो जाती है। टिश्यू सेक्शन जो होता है वो इजीली आपका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, या आगे की जितने भी प्रोसेसिंग होगी, जैसे डिहाइड्रेशन होगा, क्लियरिंग होगी, माउंटिंग होगी, तो इन सारी प्रोसेस के लिए आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है प्रिपेयर हो जाता है इनहेंस करने का, या टिश्यू की जो फ्लेक्सिबिलिटीज होती है टिश्यू सेक्शन की ऑब्जर्व करने के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में स्लाइड वार्मर जो होता है हमारी हेल्प करता है। स्लाइड वार्मर का मेन एम जो होता है कि टिश्यूज के अंदर से हम जितना ज़्यादा जो कंटेन होता है वो अगर हमें ऑब्जर्व करना है टिश्यू सेक्शन के अंदर, तो वो सब इजीली हम स्लाइड वार्मर की हेल्प से ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि स्लाइड वार्मर जो होता है अप्रोप्रिएट और फिक्स्ड हीटिंग प्रोवाइड करने का काम करता है स्लाइड वार्मर। और स्लाइड वार्मर जो होगा टिश्यू की जो कैपेबिलिटीज होती है, परमिएबल कैपेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको इनहेंस करने का काम जो रहेगा आपका स्लाइड वार्मर करेगा। फिर आता है आपका न्यूज हनिंग और शार्पिंग इक्विपमेंट। देन फिर इसके बाद हम एम्बेडिंग कैसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं न्यूज हनिंग और शार्पिंग इक्विपमेंट जो होता है। देखिए माइक्रोटोम के अंदर माइक्रोटोम न्यूज यूज होती है, माइक्रोटोम न्यूज यूज होती है। अब इस न्यूज का जो काम होता है ये अलग अलग टाइप की होती है, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप के न्यूज हम यूज करते हैं माइक्रोटोम के अंदर। एक होती है आपकी प्लेन कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। एक होती है बाई कॉनकेव, ये न्यूज के टाइप है। एक होती है टूल एज कॉनकेव। ये तीन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है। इनके अंदर अलग अलग टाइप का शेप हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये हो गई आपकी प्लेनो कॉनकेव, है ना। ये न्यूज आ गई अगली, ये होगी आपकी टूल एज कॉनकेव, इसको बोलेंगे हम टूल एज कॉनकेव। हल्का सा चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर होती है आपकी बाई कॉनकेव,
ये इस प्रकार की ये शेप जो दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका बाइकॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेनो कॉनकेव इस प्रकार से दिखाई देती है। ये होती है टूल एज कॉनकेव, टूल एज कॉनकेव। और ये रहती है आपकी बाइकॉनकेव। अलग अलग टाइप के नीव्स यूज होती है। इन नीव्स के अंदर जब भी हम हार्ड टिश्यू सेक्शन को कट करते हैं माइक्रोटोम की हेल्प से, तो इन नीव्स के अंदर जो होता है इनकी शार्पिंग कैपेबिलिटी जो होती है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। कट करने की क्षमता जो होती है इन नीव्स के अंदर वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में इन नीव्स को फिर इनका शार्पिंग किया जाता है। तो हमारे पास जो होता है ऑटोमेटेड शार्पिंग इक्विपमेंट आता है नीव्स के लिए। ऑटोमेटेड शार्पिंग इक्विपमेंट रहता है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, जिसकी हेल्प से हम इन सारी जो दिख रही है आपको, ये टूल एज बाइकॉनकेव और टूल प्लेनो कॉनकेव जो न्यूज दिख रही है, इन सारी न्यूज को शार्प करने का काम इनको जो होता है नकुले टाइप्स का बनाने का काम, या फिर इनको कटिंग कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने का जो काम रहता है आपका, जो माइक्रोटोम न्यूज होती है उनकी इनहेंस कर देता है कटिंग कैपेबिलिटीज को, वो होता है आपका शार्पर। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड शार्पिंग इक्विपमेंट जो होता है वो यूज होता है, जिसकी हेल्प से हम इजीली इन न्यूज को जो इनके अंदर कटिंग पावर जो होता है वो इजीली इनहेंस कर सकता है, इजीली हम इनको शार्प कर देते हैं। तो जिसकी हेल्प से कितना भी हार्ड टिश्यूज होगा वो हार्ड टिश्यू जो होगा इजीली कट हो जाएगा माइक्रोटोम के अंदर। फिर आता है आपका एम्बेडिंग कैसेट्स। तो एम्बेडिंग कैसेट आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इन एम्बेडिंग कैसेट के अंदर हम सबसे पहले जो पैराफिन होता है, पैरा उस पैराफिन को यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इसके बाद इसको हीट किया जाता है और ये पैराफिन जो होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, पैराफिन वैक्स जो रहेगा, पैराफिन वैक्स जो रहता है जिसे ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है हीट करने के बाद, देन फिर हम इसके अंदर टिश्यूज जो होता है उस टिश्यू को प्लेस किया जाता है। जो कट टिश्यूज है उस कट टिश्यूज को यहाँ पे प्लेस किया जाता है। और जैसे ही प्लेस कर देंगे हम टिश्यू, तो फिर क्या हो जाएगा, ये टिश्यू जो होगा हार्ड हो जाएगा और ये अटैच्ड हो जाएगा पैराफिन सेक्शन से। देन फिर इसका जो होगा माइक्रोटोमी की जाएगी, यहाँ से माइक्रोटोमी की जाएगी और देन फिर इसका पूरी तरीके से टिश्यू प्रोसेसिंग जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे जाके इसका टिश्यू प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाता है टिश्यूज का। फिर आता है आपका स्टोरेज कैबिनेट और ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर। तो स्टोरेज कैबिनेट जो होता है, स्टोरेज कैबिनेट के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज जो होते हैं हमारे, जिनका हमारा स्टेनिंग कंप्लीट हो गया है, टिश्यूज का स्टेनिंग कंप्लीट हो गया, माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन भी इसका कंप्लीट हो गया है। जिसे ही टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो टिश्यूज है, जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर टिश्यूज नंबर रहेंगे, टिश्यूज नंबर, पेशेंट नेम रहेगा और एक और होता है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो हम यहाँ प्लेस करते हैं। ये टिश्यू सेक्शन है आपका। इस टिश्यू सेक्शन का जब माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन हो जाता है कंप्लीटली, फिर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद इसको स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज कैबिनेट होता है, जैसे हमारा ब्लड बैंक के अंदर स्टोर रूम होता है जहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स के ब्लड को स्टोर्ड करके रखते हैं, वैसे यहाँ पे स्टोरेज कैबिनेट होता है। स्टोरेज कैबिनेट के अंदर हम जैसे ही पेशेंट का स्पेसिमेन जो रहते हैं हमारे पास,
किसी भी टाइप का होल स्पेसिमेन आया है तो जितनी आपकी नेसेसरी है, जितने आपको रिक्वायरमेंट है उस टिश्यूज की या स्पेसिमेन की, तो उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कट किया जाएगा, फिर उसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग स्पेसिमेन है, बचा हुआ स्पेसिमेन जो है, उस सारे स्पेसिमेन को हम स्टोर्ड करके रखते हैं। तो स्टोरेज कैबिनेट होता है हमारी लैब के अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, जहाँ पे हम स्पेसिमेन को स्टोरेज करके रखते हैं। जो स्मीयर है, स्मीयर को, जो स्लाइड के ऊपर स्मीयर, ऑब्जर्व स्मीयर है, उसको भी स्टोरेज करके रखा जाता है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं लैब के अंदर, उन इक्विपमेंट को भी यहाँ पे स्टोर्ड करके रखते हैं हम। स्टोरेज रूम जो रहता है उसके अंदर हम इक्विपमेंट को भी रखते हैं, प्लेस करके रखा जाता है। और उसके बाद जितने भी रिएजेंट हमारे होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, रिएजेंट और केमिकल्स जिनका हम यूज करते हैं, उन केमिकल्स को भी यहाँ पे जो स्टोर्ड स्पेसिमेन है, उस स्टोर्ड स्पेसिमेन के अंदर उन केमिकल्स को ऐड किया जाता है। जैसे फिक्सेटिव्स होते हैं, बहुत सारे फिक्सेटिव यूज होते हैं। उन फिक्सेटिव्स का काम होता है कि स्मीयर को फिक्स करना या किसी ऑर्गन को फिक्स करके रखना, वैसा का वैसा उसको बनाए रखने का काम सॉल्यूशन करते हैं। तो जो स्टोरेज ऑर्गन्स है, उन सारी स्टोरेज ऑर्गन के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो फिक्सेटिव सॉल्यूशंस जो होते हैं, फिक्सेटिव सॉल्यूशंस का यहाँ पे ऐड किया जाता है। एल्कोहल सॉल्यूशन जो होता है उसको भी ऐड किया जाता है। और इसी प्रकार से हमारे सारे केमिकल्स को स्टोर्ड करने का काम भी स्टोरेज रूम करता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर किसी भी प्रकार का स्टोरेज हमें करना है तो स्टोरेज कैबिनेट रूम होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग चैम्बर जो होते हैं सेटअप करके रखते हैं। उन्हीं चैम्बर्स के अंदर हम स्मीयर, स्पेसिमेन या इक्विपमेंट और उसके साथ अलग अलग टाइप के रिएजेंट जो है, उन सारे रिएजेंट को वहां पे रखा जाता है। और वो स्टोर्ड एरिया जो होता है, अप्रोप्रिएट एरिया होता है, वहाँ का टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, वहाँ स्पेसिफिक रिएजेंट ऐड किए जाते हैं ताकि हमारे किसी प्रकार के सॉल्यूशन या स्पेसिमेन के अंदर किसी प्रकार की डिग्रेडेबिलिटीज ना हो, उसका डीजनरेशंस ना हो। तो इन सारी प्रोसेस के लिए हम स्टोरेज कैबिनेट जो होता है उसका यूज करते हैं। फिर आता है आपका ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। तो ये एक प्रकार का ऑटोमेटेड मशीन है, इसको बोला जाता है ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड मशीन है टिश्यू प्रोसेसिंग की। अब टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है दो टाइप से होती है। टिश्यू प्रोसेसिंग दो प्रकार से होती है। एक होता है आपका मैनुअल टिश्यू प्रोसेसिंग और एक होता है आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग। अब मैनुअल टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है उसके अंदर भी हम अलग अलग टाइप की स्टेप यूज करते हैं, जिसके अंदर स्पेसिमेन को फिक्सेशन किया जाएगा, पहले फिक्स किया जाएगा, फिर उसको डिहाइड्रेट किया जाएगा, फिर उसका डीकैल्सिफिकेशन किया जाएगा। अगर कैल्शियम वाला है कोई भी स्पेसिमेन तो उसको डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है। डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर डिहाइड्रेट करके फिर उसको क्लियरिंग किया जाता है, देन फिर उसका माउंटिंग किया जाएगा और फिर उसका एम्बेडिंग किया जाएगा। तो अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, एम्बेडिंग की, माउंटिंग की, क्लियरिंग की। तो वो सारी प्रोसेस हम मैनुअली भी करते हैं। जब भी हम मैनुअली टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो ये सारी स्टेप होती है, इन सारी स्टेप को अप्लाई किया जाता है। इन सारी स्टेप को हमें सारे प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है, तभी हमारा टिश्यू प्रोसीजर जो होता है पूरा स्टेन हो पाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस उसका तभी कंप्लीट हो पाता है। वैसे ही आपका ऑटोमेटेड एनालाइजर मशीनें भी होती है, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर मशीन भी होता है। ये आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर मशीन है। इसके अंदर जो होता है आपके जो अलग अलग टाइप के जार यहाँ यूज होते हैं। ये इस प्रकार से ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर के अंदर क्या होंगे, ये ऐसे बकेट होते हैं अलग अलग टाइप्स के। ये ऐसे जार यहाँ अटैच्ड होते हैं। अब इन जार के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो होते हैं वो प्लेस करके रखे जाते हैं। ये जार है, इस जार का यहाँ एक सेंटर पॉइंट होता है। अब क्या होता है कि ये पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिकल
डिवाइस होता है आपका ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर मशीन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, फिर ये रन करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं यूज कर फिक्स करके रख देते हैं। जैसे ये बकेट से सारे या जार अपन इनको बोल सकते हैं, जैसे हमारे कोपलिन जार होते हैं वैसे यहाँ पे भी जार होते हैं, बकेट्स भी इनको बोल सकते हैं अपन। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे टिश्यू प्रोसेसिंग होती है तो फिक्स किया जाता है, तो फिक्सेटिव सॉल्यूशंस हम यहाँ प्लेस करके रख देते हैं। फिर डिहाइड्रेट किया जाता है, तो डिहाइड्रेट के लिए अल्कोहल यूज किया जाता है, ये अल्कोहल यहाँ प्लेस कर देंगे अपन। फिर अलग अलग टाइप के अल्कोहल यूज होते हैं, जैसे 70% अल्कोहल हो गया आपका, 90% अल्कोहल या 95% एल्कोहल। फिर आता है आपका एब्सोल्यूट एल्कोहल, जिसको 100% एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो अलग अलग बकेट्स के अंदर हम अलग अलग टाइप के एल्कोहल को प्लेस करके रख देते हैं। फिर हमारा क्लियरिंग सॉल्यूशंस आता है, तो क्लियरिंग के लिए हम जाइलिन यूज करते हैं, जेंथिन, और भी अलग अलग टाइप के क्लियरिंग एजेंट जो होते हैं वो यहाँ यूज होते हैं। फिर आपका माउंटिंग किया जाता है, परमानेंट माउंटिंग मीडिया या डीपीएक्स, कनाडा, बेल्सम, जाइलिन। तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं, या सिंथेटिक रेसिन मीडिया भी होता है उसका भी यूज किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के माउंटिंग मीडिया भी यहाँ पे उन सॉल्यूशंस को हम इनके अंदर रख प्लेस कर देंगे। फिर आपका पूरी तरीके से स्मीयर की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। जो टिश्यूज फिक्स्ड स्पेसिमेन है या उसकी प्रोसेसिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी टिश्यूज की, देन फिर इसका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो ओवरनाइट जो रहता है टिश्यू प्रोसेसिंग का टाइम जो होता है एटलीस्ट 12 to 13 आवर्स का होता है। किसी भी टिश्यू प्रोसेसिंग को हम चाहे मैनुअली भी करते हैं या ऑटोमेटेड भी किया जाता है, तो 12 से 13 घंटे का समय लगता है किसी भी टिश्यूज की पूरी प्रोसेसिंग होने के अंदर। और उसी टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर अलग अलग टाइप के अल्कोहल यूज होते हैं, डिहाइड्रेशन यूज होता है। एवरेज डिहाइड्रेशन होने के अंदर भी हमारा डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर आयंस जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है टिश्यूज के अंदर से। वाटर आयंस को रिमूव करना या हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करना, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। तो एक बेसिक डिहाइड्रेशन होने के अंदर या डिहाइड्रेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के अंदर भी आपको 4 घंटे का समय लगता है। तो 4 घंटे तो हमारे स्पेसिमेन को या टिश्यूज को डिहाइड्रेट होने में ही लग जाएगा। फिर आपका 2 आवर्स जो होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 आवर्स तक जाइलिन के अंदर प्लेस किया जाता है। तो जाइलिन के अंदर ये क्या होता है, क्लियर होता है टिश्यू सेक्शन। और टिश्यू सेक्शन के अंदर क्लियरिंग का काम होता है कि शार्पनेस प्रोवाइड करना, या पूरी तरीके से जो हमारा टिश्यूज है वो क्लियर से क्लियर विजिबल हो पाए। टिश्यूज के अंदर क्लियरिटी को विजिबल करने का काम हमारा क्लियरिंग एजेंट जो होते हैं वो करते हैं। जाइलिन जो होता है बेस्ट क्लियरिटी एजेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होने के बाद क्लियरिंग की प्रोसेस की जाती है। फिर आपका माउंटिंग किया जाता है, या क्लियरिंग के बाद फिर हम एम्बेडिंग कर सकते हैं। एम्बेडिंग करने के बाद आपका माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन के लिए टिश्यू जो होता है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, टिश्यू सेक्शन पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तो इतनी सारी प्रोसेस जो होती है यहाँ पे की जाती है। अब हम जब भी ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर के अंदर जब हम काम करते हैं, तो हमें रेगुलर बेसिस पे इन सारे सॉल्यूशंस की क्लीनिंग करना ज़रूरी होती है। इनका जो होता है केयर एंड मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ बेसिक स्टेप होते हैं जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे यहाँ फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कि रेगुलर बेसिस पे जो सॉल्यूशंस है या केमिकल्स है उनको रिमूव करना रहता है, बाहर निकालना रहता है। फिर उनका मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। आपका जो पैराफिन ओवन जो होता है या पैराफिन सेक्शन जो है उसका टेम्परेचर हमें यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर जो होता है वो चेक करना यहाँ रहता है। इसके बेस पे जितने क्वांटिटी के अंदर हमारे स्पेसिमेन है या जितने टिश्यूज का हमें यहाँ पे प्रोसेसिंग करना है उसके लिए अप्रोप्रिएट केमिकल्स है या नहीं है, सुटेबल रिएजेंट है या नहीं है, वो सब आपको यहाँ पे
ऑटोमेटेड टिश्यू एनालाइजर के अंदर देखना रहता है, डेली बेसिस पे यहाँ चेक करना रहता है। ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे क्लियरिंग एजेंट होते हैं, उन सारे क्लियरिंग एजेंट का भी हमें यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, इसका प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से हम इनकी केयर एंड मेंटेनेंस कर पाते हैं। चाहे किसी प्रकार का इक्विपमेंट हो आपका, चाहे माइक्रोटोम हो या माइक्रोस्कोप हो या फिर टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन हो, तो उन सारे इक्विपमेंट्स का आपको रेगुलर बेसिस पे क्लियरिंग करना ज़रूरी है, उनको केयर एंड मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। हर एक स्पेसिमेन या हर एक स्पेसिमेन का जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, किसी प्रकार का कंटामिनेशंस या एरर्स जो है हमारे इक्विपमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट पेशेंट का जब भी हम ऑब्जर्वेशन करें तो उसका एक्यूरेट रिजल्ट आ पाए, उसका एक्यूरेट लेवल पे हम डायग्नोसिस कर पाएँ। तो इतने सारी प्रोसीजर या इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी, उसके अंदर हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।